Hi friends, welcome to our channel. I am श्रीपाद नाइक and you are watching इलेक्ट्रिकल एकेडमी। तो देखो आज के एपिसोड में डिस्कस करने वाले इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू सर्किट ब्रेकर। पिछले वाले एपिसोड में हमने पूरा डिटेल में देख लिया था कि वोल्टेज अक्रॉस सर्किट ब्रेकर जो होता है एट द इंस्टेंट ऑफ फॉल्ट, एट द इंस्टेंट ऑफ एबनॉर्मल कंडीशन, वो होता है प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज प्लस ट्रांजिएंट वोल्टेज। बराबर है। तो आपका जो वोल्टेज अक्रॉस सर्किट ब्रेकर होता है वो हमने देखा था, वो था हमारा वी प्रोस्पेक्टिव, मतलब प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज जो आता है सर्किट ब्रेकर के अक्रॉस अगर हमने करंट जीरो इंस्टेंट पे ट्रिप नहीं किया सर्किट ब्रेकर तो, प्लस ट्रांजिएंट वोल्टेज, इसको तो आना ही है। बराबर है। ट्रांजिएंट वोल्टेज तो आएगा ही। बराबर। तो ये वोल्टेज अक्रॉस सर्किट ब्रेकर हमने वहाँ डिस्कस किया था पूरा डिटेल में। बराबर। तो अभी देखो हम डिस्कस करने वाले आज ये दोन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू सर्किट ब्रेकर विच इज रिकवरी वोल्टेज एंड एक्टिव रिकवरी वोल्टेज। ठीक है। तो अभी देखो रिकवरी वोल्टेज की अगर मैं बात करूं तो रिकवरी वोल्टेज एक ऐसा वोल्टेज होता है सर्किट ब्रेकर का जब मतलब एबनॉर्मल कंडीशन आती है या तो फिर हम सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करते हैं मैन्युअली, अगर कोई हमें मेंटेनेंस करना है तो। ठीक है। तो सर्किट ब्रेकर जब हम क्लोज करते हैं या तो फिर एबनॉर्मल कंडीशन में जब वो ट्रिप होगा तो एट दैट टाइम उसमें एक आर्क डेवलप होता है। बराबर है। तो अगर मैं बात करूं, ये मेरा सर्किट ब्रेकर के ये मेरे दो कॉन्टैक्ट्स है, ये दो कॉन्टैक्ट्स पहले क्लोज थे, अभी कोई मान लो एबनॉर्मल कंडीशन आई तो ये दो कॉन्टैक्ट को सेपरेट होना है। बराबर। तो ये दो कॉन्टैक्ट अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन ऐसे सेपरेट हो सकते, नहीं तो फिर ऐसे सेपरेट हो सकते। बराबर। एक कॉन्टैक्ट ऐसा ओपन हो जाएगा और सेपरेशन होगा। तो मान लो हमारा कॉन्टैक्ट ऐसा एक सेपरेट हो रहा है दूसरे वाले कॉन्टैक्ट से। बराबर है। तो जब ये कॉन्टैक्ट ऐसा सेपरेट होगा तब उसमें आर्क प्रोड्यूस होगा। बराबर। एक आर्क प्रोड्यूस होगा और वो जो आर्क रहेगा वो मेंटेन नहीं रहेगा, बाद में चला जाएगा। बराबर। हम ऐसी अरेंजमेंट करेंगे कि वो आर्क मेंटेन नहीं रहना चाहिए, नहीं तो हमारा सर्किट ब्रेकर ट्रिप नहीं होगा। बराबर। मतलब दोनों कॉन्टैक्ट सेपरेट भी होंगे फिर भी उसमें सप्लाई रहेगा, आर्क के फॉर्म में आगे सप्लाई जाएगा। बराबर। तो ये जब हमारा ये कॉन्टैक्ट ओपन होगा, आर्क प्रोड्यूस होगा और बाद में आर्क चला भी जाएगा, तो बाद में आर्क चले जाने के बाद जो रिकवर करने वाला वोल्टेज है, मतलब बाद में जो वोल्टेज आएगा सर्किट ब्रेकर के अक्रॉस, तो उसे हम बोलते हैं रिकवरी वोल्टेज। बाद में जो आपको स्टेडी स्टेट वोल्टेज मिलेगा तो वो होगा आपका रिकवरी वोल्टेज। बराबर। तो रिकवरी वोल्टेज आपको अभी समझ में आ गया होगा। रिकवरी वोल्टेज की डेफिनेशन मैं अभी लिखने जा रहा हूँ, ये अच्छे से आपके नोटबुक में होनी चाहिए। और देखो ये जो आपके पॉइंट्स है सर्किट ब्रेकर के रिलेटेड, जो भी पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं आज, हम रिकवरी एंड एक्टिव रिकवरी वोल्टेज, और कल हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, रेजिस्टेंस स्विचिंग, ये भी टर्म आपको पता होनी चाहिए। चारों टर्म्स के ऊपर ही गेट में न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। ठीक है। और आपके करिकुलर एकेडमिक्स में ये चारों डेफिनेशंस आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो रिकवरी वोल्टेज की अगर मैं बात करूं तो आप लिख सकते इट इज स्टेडी स्टेट वोल्टेज अक्रॉस सर्किट ब्रेकर आफ्टर फाइनल आर्क एक्सटिंक्शन। मतलब आपके दोनों कॉन्टैक्ट जब आपके सेपरेट हो जाएंगे तो दोनों कॉन्टैक्ट सेपरेट हो जाने के बाद जो आर्क प्रोड्यूस होगा, तो आर्क प्रोड्यूस होगा लेकिन बाद में चला जाएगा, आर्क पूरा एक्सटिंक्ट होगा बाद में। तो पूरा आर्क इंटरप्शन हो जाने के बाद फिर से जब एक ऐसी कंडीशन क्रिएट होगी, नॉर्मल कंडीशन, तो वो जो कंडीशन होगी तब सर्किट ब्रेकर के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा स्टेडी स्टेट वोल्टेज, तो उसे हम कहेंगे रिकवरी वोल्टेज। तो ये वोल्टेज पहले वाला वोल्टेज नहीं है, मतलब सर्किट ब्रेकर दोनों कॉन्टैक्ट्स क्लोज थे और पहले कुछ मतलब वोल्टेज होगा नहीं होगा। ठीक है। तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। ये दोनों कॉन्टैक्ट सेपरेट हो जाने के बाद, आर्क प्रोड्यूस हो जाने के बाद और आर्क खत्म हो जाने के बाद जो वोल्टेज आएगा बाद में, तो वो होगा रिकवरी वोल्टेज। ठीक है। तो अगर आप बोल सकते कि रिकवरी वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, तो रिकवरी वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी रहेगी 50 हर्ट्ज। आपकी जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी रहती है 50 हर्ट्ज, वही फ्रीक्वेंसी रिकवरी वोल्टेज की बाद में रहने वाली है। तो ये एक बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है।
तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में अभी लिखने जा रहा हूँ, वो है मेरा एक्टिव रिकवरी वोल्टेज। सो व्हाट इज एक्टिव रिकवरी वोल्टेज? वोल्टेज जो आपका रिकवरी वोल्टेज है जो हमने अभी पहले देखा, तो वो और एक्टिव रिकवरी वोल्टेज दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक्टिव रिकवरी वोल्टेज मतलब ऐसा वोल्टेज जब आपका सर्किट ब्रेकर के दोनों कॉन्टैक्ट्स क्लोज है, अभी हमारा मान लो एबनॉर्मल कंडीशन आई, अभी हमारा फॉल्ट आया, और फॉल्ट आने के बाद तुरंत मतलब उसी इंस्टेंट पे जब फॉल्ट आएगा तब सर्किट ब्रेकर के अक्रॉस क्या आपका वोल्टेज है। मतलब जब एबनॉर्मल कंडीशन आएगी, रिले सेंस करेगा, सर्किट ब्रेकर को सिग्नल भेजेगा कि तुम ट्रिप हो जाओ, तो उसी इंस्टेंट पे जब हमारे दोनों कॉन्टैक्ट सेपरेट होने ही वाले हो, एट दैट टाइम हमारा जो सर्किट ब्रेकर के अक्रॉस वोल्टेज रहेगा वो होगा एक्टिव रिकवरी वोल्टेज। तो अगर मुझे लिखना होगा एक्टिव रिकवरी वोल्टेज के बारे में, तो मैं क्या लिखूंगा? इट इज इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस सर्किट ब्रेकर at the time of tripping। अभी इसके बारे में और डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा, आपको पता चल जाएगा पूरे, मतलब इजीएस्ट मेथड से मैं अभी डिस्कस करूंगा। अभी देखो ये तो समझ में आपको आ गया कि दोनों कॉन्टैक्ट सेपरेट जब होने ही वाले हो तो हमारा वोल्टेज अक्रॉस सर्किट ब्रेकर क्या होगा एट दैट टाइम, वो हमारा एक्टिव रिकवरी वोल्टेज रहेगा। तो ये एक इंस्टेंटेनियस वोल्टेज वैल्यू है, बराबर है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ये वोल्टेज है। मतलब कैसा? तो देखो हमने पिछले वाले एपिसोड में जो सीखा उसे आप रिलेट करो। पिछले वाले एपिसोड में हमने क्या सीखा कि नॉर्मली हमारा जो सर्किट ब्रेकर होता है वो हम कब ट्रिप करते हैं, या तो कब वो ट्रिप होता है जब हमारा करंट की मैग्नीट्यूड 0 है, मतलब करंट 0 इंस्टेंट जब आएगा वेवफॉर्म पे, तो करंट 0 जब होगा तो करंट 0 होगा तब एट दैट टाइम हम सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करते हैं, तब हमें हमारा जो प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज है ये वी प्रोस्पेक्टिव, ये हमें 0 मिलता है और सिर्फ ट्रांजिएंट वोल्टेज सर्किट ब्रेकर के अक्रॉस होता है, बराबर। तो ये हमने डिस्कस किया था। तो हमें ये तो पता है कि नॉर्मली सर्किट ब्रेकर ट्रिप्स व्हेन करंट I इक्वल टू 0, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है करंट की, करंट I इक्वल टू 0 so as to make prospective voltage इक्वल टू 0, बराबर। तो अगर आपका प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज आपको 0 करना है तो करंट 0 इंस्टेंट पे ही सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करना है, ये तो हमने पूरा डिटेल में देख लिया था। तो एट दैट टाइम आपको प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज 0 मिलेगा, और हम हमारी तरफ से तो पूरी प्रायोरिटी उसे ही देंगे कि प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज हम 0 कैसे कर सकते। तो ये तो होगा ही जो हमने डिस्कस किया, बराबर। तो ये मैं अभी रब करता हूँ, आपको यहाँ एक वेवफॉर्म ड्रॉ करके मैं अभी बताता हूँ कि मैं एक्चुअली क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अभी देखो एक वेवफॉर्म अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ तो हमारा एक मोटो तो हमें आपको पता मतलब चल गया कि आपकी जो साइनोसाइडल वेवफॉर्म होती है, नॉर्मल जब कंडीशन होती है तब ये मान लो ये आपकी वोल्टेज की एक साइनोसाइडल वेवफॉर्म आपको पता चल रही है, ठीक है। तो ये वोल्टेज की वेवफॉर्म में साइनोसाइडल वोल्टेज है, इसे मैं कहता हूँ V ऑफ t, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, ठीक है। मतलब एक पॉइंट पे मैं अभी एक वोल्टेज कंसिडर करूंगा, ठीक है। तो ये वेवफॉर्म है साइनोसाइडल वेवफॉर्म, ठीक है। तो इसमें हर एक पॉइंट पे जो वोल्टेज आएंगे वो हो गए इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, ये तो आपको क्लियर है, बराबर। तो अभी देखो ये वोल्टेज आपका नॉर्मल है, पहले आपका फॉल्ट जब हो रहा है उसी इंस्टेंट पे जब सर्किट ब्रेकर आपका ओपन हो रहा है तो उसी इंस्टेंट पे पहले तो वोल्टेज आपका नॉर्मल था, बराबर, साइनोसाइडल वेवफॉर्म थी। तो अभी देखो अभी हमारा जो करंट है, तो करंट आपका जब 0 होता है तभी हमारा सर्किट ब्रेकर हमें ट्रिप करना है। तो नॉर्मली देखो अभी हमारा सर्किट ब्रेकर जो है उसके दोनों कॉन्टैक्ट्स क्लोज है, अभी फॉल्ट आ रहा है, मतलब एबनॉर्मल कंडीशन आएगी तो फॉल्ट करंट आएगा उसमें। तो फॉल्ट करंट जो होगा वो लैगिंग नेचर का ही होगा, क्योंकि लैगिंग लोड ही रहता है हमारा, नॉर्मल जो लोड रहता है ट्रांसमिशन लाइन पे वो लैगिंग होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होती है वो निग्लिजिबल होती है ट्रांसमिशन लाइन में, आपको पता होगा। तो रेजिस्टेंस अगर निग्लिजिबल है, रिएक्टेंस ज्यादा है, तो लैगिंग ही होगा वो करंट, बराबर। तो हम अभी प्योरली लैगिंग उसे मान के चलते कि करंट हमारा वोल्टेज को लैग कर रहा है
बाय 90 डिग्री, ऐसा मान के चलते। और करंट वोल्टेज को लैग करेगा ही करेगा, 90, 80, 70 कुछ ना कुछ एंगल से तो करेगा ही, लेकिन लैगिंग करंट ही होगा वो फॉल्ट करंट। तो हमारा सर्किट ब्रेकर अभी ओपन होगा, तो सर्किट ब्रेकर जब ओपन होगा तब जो फॉल्ट करंट हमारा होगा, तो फॉल्ट करंट हम लैगिंग कंसीडर करके चल रहे, और वो नॉर्मली लैगिंग ही होता है, आपको पता है बराबर। तो फॉल्ट करंट मेरा अगर लैगिंग है, तो लैगिंग फॉल्ट करंट मेरा है, तो यहाँ देखो वोल्टेज की जो वेवफॉर्म मैंने यहाँ शो की है साइनोसाइडल, तो आगे उसके 90 डिग्री आगे मतलब हमारा करंट लैग करेगा वोल्टेज को, तो उसके अकॉर्डिंग मैं अभी वेवफॉर्म ड्रॉ करता हूँ। अभी देखो ये मेरी वेवफॉर्म मैंने यहाँ ड्रॉ की, तो इस पॉइंट पे देखो जहाँ करंट आपका 0 है, आपको कुछ ना कुछ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज कुछ ना कुछ यहाँ मिल रहा है बराबर। तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, जब हमारा करंट 0 होगा तब जो वोल्टेज मिलेगा, उस पॉइंट पे जो आपको वोल्टेज मिलेगा वो होगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो वो वोल्टेज जो है वही होगा आपका एक्टिव रिकवरी वोल्टेज। तो ये जो आपका इंस्टेंट है, यहाँ इस इंस्टेंट पे जो वोल्टेज आ रहा है, करंट जब 0 हो रहा है मैग्नीट्यूड, तो ये जो वोल्टेज है यही है आपका एक्टिव रिकवरी वोल्टेज। तो एक्टिव रिकवरी वोल्टेज क्या है? इट इज द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस सर्किट ब्रेकर एट द टाइम ऑफ ट्रिपिंग। और ट्रिपिंग कब हो रही है? करंट 0 इंस्टेंट पे। तो यहाँ जो आपको वोल्टेज कुछ ना कुछ जो मिल रहा है वो एक्टिव रिकवरी वोल्टेज है। चाहे वो आप पॉजिटिव हाफ साइकिल पे कंसिडर करो, निगेटिव हाफ साइकिल पे करंट 0 इंस्टेंट आएगा तो आपको निगेटिव आपका वोल्टेज मिलेगा, वो एक्टिव रिकवरी वोल्टेज। लेकिन हम सिर्फ यहाँ मैग्नीट्यूड की बात कर रही है, ठीक है? तो मैग्नीट्यूड की हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो यह एक एक्टिव रिकवरी वोल्टेज क्या है अभी तो आपको पता चल ही गया होगा बराबर। अभी ये वोल्टेज और करंट दोनों के बीच कुछ एंगल बनेगा, वो एंगल मैं कह रहा हूं मेरा फाई एंगल है, ठीक है? क्यों बनेगा? क्योंकि वोल्टेज और करंट में अभी फेज डिफरेंस आ रहा है। वोल्टेज आपका लीड कर रहा है करंट को कुछ ना कुछ एंगल से, तो मान लो वो फाई एंगल है। 90 डिग्री में कह नहीं रहा हूँ, फाई एंगल है ऐसा मान लो, ठीक है? तो फाई मेरा एंगल है, वोल्टेज लीड कर रहा है करंट को फाई एंगल से, ठीक है? तो अभी ये आपका जो वोल्टेज है ये तो साइनोसाइडल था पहले, जो थे वी मैक्स साइन फाई, ठीक है? वी मैक्स साइन फाई ये मेरा वोल्टेज है यहाँ बराबर, वी मैक्स साइन फाई ये मेरा वोल्टेज है। तो अभी देखो, अभी आपको ये वोल्टेज की अगर मैं बात करूं, वी मैक्स साइन फाई, ठीक है? ये मैंने लिख लिया। ये देखो वी मैक्स साइन ओमेगा टी आपकी वेवफॉर्म होगी और ये फाई एंगल है। तो अभी ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज जो होगा ये वाला, ये तो ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज क्या होगा, उसकी अगर बात करें जो हमारा एक्टिव रिकवरी वोल्टेज है, तो वो होगा आपका वी मैक्स साइन फाई बराबर। क्योंकि फाई एंगल से आपका करंट लैग कर रहा था वोल्टेज को, तो उसमें कुछ एंगल बना और लैगिंग पावर फैक्टर है यहाँ बराबर। तो ये पावर फैक्टर एंगल है, रेजिस्टिव लोड तो यहाँ हो नहीं सकता बराबर। अगर ये फाई 0 होता तो करंट जब 0 था तब वोल्टेज भी 0 हो जाता, लेकिन ऐसा आइडियली पॉसिबल है क्या? ट्रांसमिशन लाइन में नहीं, इसीलिए ये लैगिंग लोड है, ठीक है? तो वी मैक्स साइन फाई, ये फाई एंगल इसमें आया और यहाँ 3 कांस्टेंट जुड़ जाएंगे, K1, K2, K3। ये 3 कांस्टेंट क्या है ये हम अगले वाले एपिसोड में डिस्कस करेंगे कि ये तीनों कांस्टेंट की मैं क्या बात कर रहा हूँ, K1, K2, K3। इसका डेरिवेशन भी मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है? तो अभी देखो ये जो फाई एंगल है ये हमारा पावर फैक्टर एंगल है, ठीक है? तो एक्टिव रिकवरी वोल्टेज हमारा क्या बना? अभी ये कांस्टेंट तीनों अभी भूल जाओ, अगले वाले एपिसोड में आपको ये पता चलेगा ही, वी मैक्स साइन फाई। अभी ये वी मैक्स साइन फाई ये जो वोल्टेज है ये आपका फेज वोल्टेज है, ठीक है? तो ये फेज वोल्टेज की मैं बात कर रहा हूँ। तो फेज वोल्टेज की अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, तो आपको अगर किसी ने पूछा कि वोल्टेज मुझे वी मैक्स वोल्टेज निकालना है और आपके पास लाइन टू लाइन वोल्टेज है, लाइन टू लाइन वोल्टेज आपने दिया, न्यूमेरिकल में आपको दिया, तो आप उसको √3 से डिवाइड करेंगे और ये अगर आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज रहेगा, लेकिन ये जो वी मैक्स वोल्टेज है ये आपका क्या है? मैक्सिमम वोल्टेज है बराबर। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज और आपको किसी ने लाइन टू लाइन वोल्टेज दे दिया न्यूमेरिकल में, उसको आप √3 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे √2 से, क्योंकि ये आरएमएस वोल्टेज है, ये मैक्सिमम वोल्टेज है। तो आरएमएस वोल्टेज बाय √3, लाइन टू लाइन वोल्टेज बाय √3 इंटू √2 करेंगे आप, तब आपको ये मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगा, ठीक है? तो ये आपका फॉर्मूला एट दैट टाइम बनेगा, ठीक है? बाकी ये जो तीनों कांस्टेंट है K1, K2, K3 ये क्या है ये हम अगले वाले एपिसोड में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।